वेलकम बैक जनाब। और इससे पहले कि हम क्विज मुकाबला सेगमेंट की जाने बढ़े, अफ्तार के भी हम करीब करीब पहुंच रहे हैं और प्यास बहुत ज़्यादा लगी होती है। 7 अप की क्विक रेसिपी ना हो, हम शामिल ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। जी हुमा। जी बिल्कुल नबिया। और मौसम में जो है आम भी वैसे आ चुके हैं, स्ट्रॉबेरीज भी अभी मौजूद है, तो मैंने कहा आज स्ट्रॉबेरी और मैंगो को मिक्स करके एक 7 अप के साथ जो है ड्रिंक बनाती हूँ मैं, और बहुत रिफ्रेशिंग है ये। 7 अप ऐड किया है मैंने पहले ऑलरेडी, स्ट्रॉबेरी के साथ मैंने 7 अप ब्लेंड कर लिया है और उसको ग्लासेस में डाल लिया। अभी मैंगो शुगर थोड़ी सी मैंने ऐड किया, उसके साथ 7 अप ऐड किया। अब इसको भी ब्लेंड कर लूँगी और उसके बाद जो है मैं इसको ग्लासेस में लगा जो है डाल के सर्व करूँगी, और अफ्तारी के वक्त जो है ये बहुत रिफ्रेशिंग सा जो है ड्रिंक बन जाएगा। मगर सबसे पहले मुझे तो एक बात पूछनी है सईदा हुमा किरमानी से कि कौन से आमों के बागात इसके हैं। मेरे साथ मुल्तान की मेरी दोस्त खड़ी है, इससे पूछे हरे तो बूर भी नहीं पकिया। ये मैंने इससे कहाँ से लिया आपने? ये थाईलैंड से मंगवाए गए। दरअसल बहुत पहले आम आ जाते हैं। ब्यूटीफुल कलर। थोड़ा सा आइस डाल के उसके साथ हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। अभी मेरे पास ज़्यादा बर्फ नहीं थी, इसलिए मैंने आपने और क्या डाला है? मैंगो के साथ 7 अप और 7 अप और थोड़ी सी शुगर और उसके साथ जो है ब्लेंड कर लिया। कोई भी दो फ्रूट्स, आप किसी भी 2 फ्रूट्स के साथ 7 अप के साथ यूँ बना सकते हैं ड्रिंक। और आपने स्ट्रॉबेरी और मैंगो को बिल्कुल मिक्स। तो ये सनसेट टाइप जो है आपका ड्रिंक जो है 2 कलर्स में, भाई बड़ा ट्रॉपिकल। अब ये ख़वातीन हज़रात वहाँ से अगर आप ये रिफ्रेश हो गए तो ज़रा आइए, हमने क्विज राउंड शुरू करना है। हमारे आज के क्विज राउंड के अंदर जो 3 होनहार तलबा यहाँ पे मौजूद हैं, उनमें से पहले हैं फारिस, और फारिस का ताल्लुक है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। वहाँ पे पॉलीमर इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। उनके साथ हमारी बच्ची खड़ी, इसका नाम जवेरिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में है और फार्मेसी पढ़ रही हैं। और आखिर में हमारे साथ शहीर हैं जो कि अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज के अंदर डी फार्मेसी कर रहे हैं। मैं अगर आप कहें तो सबसे पहले सवाल आप कीजिए। जी फारिस से पहला सवाल करते हैं। फारिस साहब, पहला सवाल आपके लिए ये है, बताइएगा आवाज दोस्त के मुसन्निफ का नाम क्या है? आवाज़े दोस्त। आवाज़े दोस्त के मुसन्निफ का। आवाज़ दोस्त मसूद मुख्तार मसूद, करेक्ट नाम मुख्तार मसूद है। ये बताइएगा दुनिया के पहले मुसलमान नोबेल प्राइज विनर कौन थे? अख्तर मसूद। ठीक है, ये बताइए कौन थे? अख्तर मसूद कह रहे हैं। गलत जवाब दिया आपने। पहले सवाल का भी आपने करेक्ट नेम नहीं लिया और सेकंड क्वेश्चन का भी आपने पूरा नाम दुरुस्त नहीं बताया। मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है, मुझे बताएगा जुल्फिकार अली भुट्टो किस सन में पाकिस्तान के वजीर आजम बने? 1973। करेक्ट डॉक्टर साहब। अच्छा, अब जरा ख्याल से करने जवाब, ठीक है कि ताकि आपको पता चले कंफ्यूजन की और परेशानी की कतअन कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा बहुत सिंपल सा सवाल ये है, आज के दिन यानी कि 27 रमज़ान को कौन सा मुसलमान मुल्क मार्ज़ वजूद में आया? सर हमारा अपना मुल्क। वेरी गुड, बहुत उम्दा, एक जवाब इनका दुरुस्त हुआ। ये फरमाइए हफ्ते का वो कौन सा दिन था, हफ्ते का कौन सा दिन था जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया? सर जुम्मे का दिन। वेरी गुड, दूसरा सवाल दुरुस्त हो गया। तीसरा सवाल मैंने आपसे ये कहना है, ये फरमाइए कि जिस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग हुए और 2 मुल्क बने, उस वक्त अंग्रेज गवर्नर जनरल बरे सगीर का कौन था? क्रिप्स। जी बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। 6 सवाल हो गए, उनमें से कम मेरे तो 2 जवाब को दिए। आप जवेरिया से सवाल कीजिए। जवेरिया, पहला सवाल आपके लिए, ये बताइएगा मौलाना जफर अली खान साहब ने तालीम कहाँ से हासिल की? अलीगढ़ से। करेक्ट। ये बताइएगा पाकिस्तान की पहली खातून सफीर का नाम? बेगम राना लियाकत अली खान। करेक्ट। ये बताइएगा मशहूर किस्सा खानी बाजार पाकिस्तान के किस शहर में वाक़ है? पेशावर में। करेक्ट। जी डॉक्टर साहब, बहुत 3 सवालों अब जरा मेरे सवालों का भी जवाब दीजिए, और बिल्कुल इन्हीं करीब करीब आपके सवाल होंगे। बिल्कुल ठीक है, ख्याल रहेगा आपको। बिल्कुल बेटा, ये फरमाइए बेगम राना लियाकत अली खान, बेगम राना लियाकत अली खान बनने से पहले किस नाम से जानी जाती थी? आप अच्छा ये बता दीजिए वो किस रिलीजन को प्रैक्टिस करती थी? हमारे पहले वजीर आज़म की बेगम राना लियाकत अली खान पैदाइशी तौर पर मुसलमान नहीं थी, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और हमारी फर्स्ट लेडी बनी एक तरह से। बाहर तो आपका जवाब गलत हुआ। मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूँ, और ज़रा होशमंदी के साथ फार्मेसी का सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। अगर किसी दवाई की फॉर्मुलेशन के अंदर ये लिखा हो, प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हो EC, तो इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ, टैबलेट डेल्टा कॉटल 5 मिलीग्राम EC,
इंटेरिक Enteric कोटिंग। coating। बेटा जी तुम्हें मुझे बताना Enteric चाहिए, coating। फार्मेसी तुम पढ़ रही हो, मैं नहीं पढ़ रहा, ठीक है जी। इंटेरिक कोटिंग का मतलब है कि पेट को बचाने के लिए इस पर कोटिंग की गई है ताकि तेजाबियत का असर ना हो और यूं लोग बैठ के पेप्टिक अल्सर का शिकार ना हो, ठीक है जी। आपसे अगला सवाल भी मैं फार्मेसी का करने लगा हूं। ये बताइए H2 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट्स, H2 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट्स में से एक का नाम बता दें। हिस्टामिन। वेरी गुड, वेरी गुड। हिस्टामिन तो आपने बताया, रिसेप्टर एंटेगनिस्ट चाहिए मुझे। हिस्टामिन तो एच है ना, वो खुद एच है, उनको एंटेगनाइज करने वाली कोई चीज बताइए। मेरी बात समझ रही हैं? हिस्टामिन जो जो बुरे इफेक्ट करती है उसको रोकने के लिए जो दवाइयां इस्तेमाल होती हैं उनको H2 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट कहते हैं स्कोपोलामिन। जी। स्कोपोलामिन। आई एम नॉट श्योर अबाउट योर आंसर। बिल्कुल बाहर तो आपसे अगला सवाल कर लेते हैं। बेटा इतनी सारी हैं, H1 रिसेप्टर्स हैं, H2 रिसेप्टर्स हैं, H1 एंटेगनिस्ट अलग है, H2 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट है। वैसे मैंने सोचा कि मैं फार्मेसी का इम्तिहान पास तो हो ही जाऊंगा। आजकल हर चीज़ बड़ी सस्ती है, मगर फीसा दो तो डिग्री ਤੁਹਾਡੀ और की बाकी कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मैं आपको बताऊँ। आखिरी सवाल आपसे करने लगा और सोच समझ के इसका आपने मुझे जवाब देना है। आखिरी सवाल, और वो पाकिस्तान के मुतालिक है। जिस वक्त बड़े सगीर दो मुल्कों के अंदर तकसीम हुआ उस वक्त हम पे हुक्मरान बादशाह का नाम बताइए। अंग्रेज का राज था, कौन ब्रिटिश किंग था जो सब बड़े सगीर का किंग था? आज़ादी हासिल की ना किसी बादशाह से, जालिम बादशाह से, उसके बाद उन्होंने तो भी जालिम देसी भुगतने पे, अल्लाह ना समझे। किंग जॉर्ज द सिक्स्थ, किंग जॉर्ज द सिक्स्थ, हमारी जो आजकल मलिका बरतानिया उनके वालिद, ठीक है जी। आपको जवाब नहीं आता, मैं अगला सवाल शहीद के साथ जी, बिल्कुल शहीद सवाल। से शहीद आपके लिए पहला सवाल ये है, बताइएगा आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का इंतकाल किस शहर में हुआ? बर्मा के शहर रंगून में। ये बताएगा झील सैफुल मलूक किस जगह वाक़ है? कागान में। ठीक है। ये बताएगा बाइकल झील कहाँ वाक़ है? ये रूस में। अच्छा जी, डॉक्टर साहब बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं शहीर हमें। वेरी गुड, अभी देख लेते हैं। वेरी गुड। आप रोके ना तो सब बात पूछ लेते हैं। बेटा जी मुझे ये फरमाइए, बहादुर शाह जफर साहब का मज़ार इस वक्त जिस शहर में है उस शहर को हम लोग कहते हैं यांगोन। जी। यांगोन, अब रंगून नहीं कहा जाता, यांगोन का। ये बताइए कि बहादुर शाह जफर के साथ जो कब्र है वो किसकी है? एक बहादुर बड़े सगीर की बेटी जो उसकी बीवी थी जीनत महल, उनका। बहुत उम्दा का आपने जवाब। बहादुर कैसे कहा आपने, ये बताइए। क्योंकि जीनत महल थी वो जिन्होंने कहा था बहादुर शाह जफर को, बल्कि बहादुर शाह जफर नहीं कहना चाहिए, बहादुर शाह जफर गाजी ये कहना चाहिए, कि उन्होंने कहा था कि तुम हुमायूं के मकबरे में तो चले गए हो, ठीक है, लेकिन अब तुम पे फर्ज है कि यहाँ से हमला करो। और उन्होंने बहादुर शाह जफर को मतलब कि गाजी साहब को उकसाया और उन्हें प्रॉम्प्ट किया कि आप जाके मतलब कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बीवियां जो हैं जब माएं बनती हैं तो कहीं ज्यादा मुख्तलिफ होती हैं। हाँ, जिनको आप बहुत बहादुर औरत कह रहे हैं वो एक उन्होंने एम्बिशियस मां थी। बिल्कुल। उन्होंने उस वक्त अंग्रेज के साथ साजबाज करके उन्होंने कहा बढ़ऊ के कितने दिन हैं, 80 साल से ऊपर है, जाने दो। इसके बाद मिर्जा जवां बख्त, मिर्जा जवां बख्त, मेरा बेटा तुम तख्त पे बिठाओ तो मैं तुम्हारी वफादार बन के रहूं। इतनी बहादुरी नहीं है भैया अपने बेटे के लिए। बहादुरी उस औरत में सिर्फ एक थी, उसने 4 सौतेले बेटे जहर दे के मरवाए और पता नहीं चलने दिया कि जहर कहां से आया है। यह है चालाकी और बहादुरी। भाईजान बहादुर औरत कुछ और होती है और साजबाज करने वाली साजिशी औरत कुछ और होती है। बहादुर आपका जवाब बिल्कुल सही है, मगर ये बहादुरी मेरी बात जरा मुझे हजम नहीं होती। वो मैं आपको एक बात बता नहीं, देता अभी हूं। वक्त नहीं है वरना हम जरूर बात करते हैं। श्योर, इतनी लंबी बात कर ली। अगला सवाल मैं आपसे करने लगा हूं। ये बताइए खाकानी हिंद किस मशहूर उर्दू शायर का लकब है? खाकानी हिंद, मुझे हल्का सा हिंट दे देंगे। मैं हिंट आपको देता हूं, बहादुर शाह जफर। मिर्जा गालिब तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क कौन है? जाहिर है सारे अलकाब उनको तो नहीं मिलने। इब्राहिम ज़ौक़। बहुत उम्दा, मैं बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। क्योंकि वो उस्ताद थे। वो उस्ताद अव्वल थे। ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा, इब्राहिम ज़ौक़ जो थे, अब ये बड़े कम लोगों को बात पता है, बहादुर शाह जफर के जो वालिद थे अकबर शाह दोम, उनके भी उस्ताद थे। अकबर शाह सानी उनको दोनों कहा। बिल्कुल सही बात है। अगला बहुत उम्दा भाई, और बड़ी लंबी बात हो सकती है। अच्छा बेटा जी, अब मैं आपको एक मशहूर गालिब की एक गजल है, उस तरही मुशायरे में पढ़े जाने वाली दाग की गजल का मतला सुनाऊंगा। आपने मुझे गालिब की गजल का मतला सुनाना है और ये बहुत आसान है। मैं दाग की गजल का मतला आपको सुनाऊं। कभी जान सदके होती, कभी दिल निसार होता, अजब अपना हाल होता जो वे साले यार होता। जान दी हुई उसी की थी, हक बेटा, तुझे है नहीं, कदा। गौर करो। इसकी वो
इसी तरह फिर में मैं इसी तरह बताऊं, हम ये जी, कह- ये ये बताइए। न थी हमारी किस्मत के विसाले यार। वाह, ये न थी हमारी किस्मत किस्मत के के विसाले विसाले यार यार होता, अगर और जीते जीते रहते रहते, यही यही इंतजार इंतजार होता। होता। ये वाह। इनका नंबर मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि माशाल्लाह तुम खासे पढ़े लिखे लगते हो। नहीं, बिल्कुल। माशाल्लाह, बहुत मगर जरा अच्छा। गौर कीजिए, मैंने कितना मुनासिब सवाल किया था। मेरे ख्याल में 6 सवाल पूरे नहीं हो गए, हो गए। आप कोई और पूछने अगर नहीं नहीं, जरूर पूछते हैं कि अभी हमारे पास बजर राउंड पड़ा है, तुम देखते सी तरह मैं की कर रहा हूँ, हम देखते अच्छा जी, बजर राउंड की जानिब बढ़ते हैं। और जी, बजर राउंड के लिए जो पहला सवाल है, आप लोग रेडी है? बजर एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी बच्चों, पहला सवाल आप लोगों के लिए ये है, बताइएगा मोंटगोमरी का अभी जो नाम है वो क्या है? साहिवाल। Very साहिवाल, good. करेक्ट। ये बताइएगा PIA ने अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट किस, 1 फरवरी 1955। ठीक है, एजुकेशन Very मिनिस्टर good. ऑफ पंजाब का नाम? मैंने पहले किसने दबाया? मैंने चप्पन होनी ले, अब जवेरिया ने दबाया, हमें कहा कि जवेरिया ने दबाया। जी बेटा, पंजाब पंजाब मुराद रास। मुराद वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर साहब कुछ 3 सवाल आपने पूछे? तीन हो गए। अच्छा, 3 मैं पूछ लेता हूँ, मैं अगर कहेंगे तो मैं 4 भी पूछूंगा, बिल्कुल फिक्र अब आप नहीं 6 कीजिए। सवाल पूछिए। 3 हज़रात, आप दोनों जरा गौर से सुनिए और एक एक सवाल मैंने आपसे पहले आपके शोबे पूछे तो उसके मुताबिक पूछूंगा। एक मुगल शहजादी लाहौर में दफन है, एक ही मुगल शहजादी, और वो भी मुझे यकीन नहीं है कि वो है दफन या बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल। उनका नाम ज़ेबुन्निसा है, शहजादी ज़ेबुन्निसा। बिल्कुल। ये फरमाइए, शायरी करती थी, तखल्लुस क्या करती थी? ये नहीं तद्दी तो पूछे थे, तुम भी समझना है। डॉक्टर मुराद तो क्या निकलेगा, अल्लाह माफ करे। मख्फी, मख्फी यानी कि मख्फी, छुपी हुई, छुपा हुआ, और उनका पूरा दीवान मौजूद है, अच्छा, दीवाने मख्फी के मख्फी के नाम से। ठीक है जी बेटा, अगला सवाल, और आप फार्मेसी वाले लोग मौजूद हैं यहाँ पे, ये फरमाइए, और इकबाल को जानने वाली भी मशहूर यहाँ पे मौजूद हैं। बेटा, एक बहुत मशहूर स्पेन की मस्जिद है जिस पे अल्लामा ने पूरी लंबी नज़म लिखी है, कौन सी है? पहले आपने जवाब- मस्जिद कुर्तबा। करतबा, कुर्तबा नहीं, करतबा, करतबा, कोर्दोबा। कॉर्दोबा। लेकिन इस वक्त देखें, उर्दू की प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लो, फिर अंग्रेजी की भी कर लेना। ठीक है जी? इसका पहला शेर आता है किसी को? नहीं। अच्छा, खैर रहने दीजिए, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है कि नहीं? ऐ हर में करतबा इश्क से तेरा वजूद, इश्क सरापा तमाम जिसमें नहीं रख्त व बूद, वगैरह वगैरह, बहुत लंबी बातें। अगला सवाल आपसे करते हैं जरा होशमंदी के साथ। अच्छा जी, ये फरमाइए मुझे कि लोप्रेन किसे कहा जाता है? लोप्रिन जो है दरअसल ये एस्पिरिन है, और ये 75 मिलीग्राम से लेके 150 मिलीग्राम तक है। अब देखें, एस्पिरिन जो है ये 2 किस्म की है, एक है लोप्रिन और एक बेटा जी, एस्पिरिन सिंपल जो सी है बात है। एस्पिरिन। लो प्रेन का मतलब ये है कि लो डोज एस्पिरिन। एस्पिरिन। लो प्रेन अगर डोज कम करते हैं, अमूमन एस्पिरिन की डोज होती है 150 मिलीग्राम, जब उसको 75 मिलीग्राम कर दें और एज अ ब्लड थिनर इस्तेमाल करें तो उसको लो प्रेन कहा जाता है। आखिरी ब्लड सवाल। थिनर भी और इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स जो है उनकी भी मतलब गिरफ्तार करें। बेटा 50 जी, साल से वो उम्र के हम ज़्यादा लोग एंटी इस्तेमाल कोएगुलेंट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, दोनों चीजें करेंगे, एंडोथेलियम पे भी असर होगा, प्लेटलेट्स पे भी असर होगा, Obviously. समझ आई? बिल्कुल ठीक है, नहीं बिल्कुल ये किस्सा सारा। आगे चलते हैं, और मैं फार्मेसी नहीं पढ़ा ठीक है, हुआ हाँ। तो जो ये डींगे मार रहे हैं उसका और किस्सा है, समझ आई मेरी बात की? माशाल्लाह। अगला सवाल आपसे, ठीक है जी? अगला सवाल बड़ी सोच समझ के मैं ऐसे सवाल करूंगा जो आप सभी तीनों के लिए आसान हो। बिल्कुल, ये फरमाइए कि उम्मुल खबाइस किस चीज को कहा जाता है? उम्मुल खबाइस हराम चीज को कहते हैं, शराब को कहते हैं। शराब को कहते हैं। बहुत उम्दा जवाब, मेरे ख्याल में सारे जवाब मुकम्मल हो गए, जी, मुकम्मल और हो मेरा गए। नहीं ख्याल मुझे मैं किसी से सिर्फ एक पूछने चीज़ की कहना जरूरत है। चाहता हूँ। भाई ये एक जो मिनट। बच्चा शहीद है, Excuse me. जी जी फरमाइए। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैंने 3 लोगों का शुक्रिया अदा करना है प्लीज़। एक तो ये कि मामा थैंक यू सो मच, हालांकि आप बड़ी साफ़ सुथरी हैं पर फिर भी आपके पैरों की खाक की वजह से जो मेरे सर पे है उसकी वजह से मैं आज जीता हूँ, क्योंकि आपने मेरी तैयारी करवाई और हम पाकिस्तानी डिस्कस करते हैं। दूसरा ये कि मेरे वालिद साहब लंदन में होते हैं, तो थैंक यू सो मच फादर। और तीसरा ये कि सैयद ममनून हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इनकरेज किया कि मैं यहाँ पर आऊँ, और डॉक्टर साहब और आपका भी शुक्रिया कि ना आप आए भर बेटा के। इधर तशरीफ लाइए। कितनी उम्दा बात है। मेरे ख्याल में औलाद का फर्माबरदार होना और अपने माँ बाप का एहसान मानना कामयाबी की कुंजी है, और जिसके हाथ में ये कुंजी आ गई उसके लिए ये कुछ क्या है, दुनिया के हर मैदान के अंदर, हर फतह, इम्तिहान के फतह, अंदर फतह। कामयाब होगा। डॉक्टर साहब, बिल्कुल। ये अच्छा बेटा जी, आपके वालिद लंदन में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं लंदन में? मेरे वालिद साहब इल्फर्ड में रहते हैं। इल्फर्ड में। इल्फर्ड जो है, अगर मैं लंदन का ज्योग्राफी आपसे पता करूं तो क्या? ईस्ट लंदन। ईस्ट लंदन, वेरी गुड। और ये बताइए कि अगर मैं इल्फर्ड से आगे जाना चाहूं तो लंदन के बाद अगला बड़ा शहर कौन सा आएगा? लंदन से अगला शहर आएगा अपना या मुझे इस तरह याद नहीं, लेकिन मैं बेटा काउंटी कौन सी आएगी ये बता दो। ससेक्स। एसेक्स। एसेक्स। एसेक्स आएगी। एसेक्स आएगी। उसका बड़ा शहर कौन सा है? नहीं नहीं बेटा, एडिनबर्ग तुम स्कॉटलैंड से वो यहाँ स्कॉटलैंड पर- चला गया। है, मैं क्या कहते थे फड़ा ऐसी कड़ी जा रहे बाहर तो
चलिए आप बताएं। सीकोटेल की तरफ से ये जो मोबाइल एक्सेसरीज हैं ये आपको दी जा रही हैं और ये कोई इनाम नहीं है। इनाम तुम्हें अपनी माँ की दुआओं से मिलेगा इंशाल्लाह ताला, मिलता चला जाएगा। हमारे बाकी बच्चे भी बहुत अच्छे थे लेकिन ये जरा ज्यादा अच्छा निकला। बिल्कुल खातिन हज़रात हमारे साथ रहिए और यकीन कीजिए बिल्कुल आखिर आ गया है तो बच्चे अच्छे आने शुरू हो गए, वरना ऐसी यूनिवर्सिटियां भी हैं जो अपनी नालायकी नहीं मानती, मुझे धमकियां देती हैं। ब्रेक पे नहीं 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 ब्रेक में चलते हैं जनाब, ब्रेक से वापस ओके। आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज रूह अफ़ज़ा के किचन में हम रूह अफ़ज़ा आइस टी बनाएंगे और अफ्तारी के बाद रूह अफ़ज़ा तो जो है दस्तरखान में होता ही है, लेकिन जो है चाय उसकी भी तलब सबको होती है। तो आज जो है हम आइस टी बना रहे हैं और आइस टी रेगुलर भी बनती है, फ्रूट्स के साथ भी बनती है और रूह अफ़ज़ा के साथ भी। आज मैं आपको उसकी रेसिपी बताऊंगी। तो मैंने एक जग में जो है पानी ले लिया, 2 से 3 गिलास, उसमें रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे हम और इसको जो है ठंडा पानी ले लीजिए। आइस टी है चूँकि तो बर्फ़ जो है ग्लास में वो मैंने पहले से ऐड करके रखी हुई है। और जो टी है उसको आपने किस तरह आप कावे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो है 3 टी बैग्स लिए थे, इस जग के मुताबिक पानी बॉईल कर लिया और उसके अंदर जो है टी बैग्स शामिल कर लिए थे। थोड़ी सी चीनी शामिल कर लीजिए उसमें। उसके साथ जो है पुदीने के पत्ते लूँगी मैं, उनको तोड़ के उसके साथ इसी ग्लास के अंदर डाल दूँगी। साथ में नींबू जो है वो मैंने काटा हुआ है वो जाएगा दोनों ग्लासेस में, और साथ में दोनों जो रूह अफ़ज़ा मैंने पानी में मिक्स किया है वो है मेरे पास। सबसे पहले वो ऐड करेंगे और उसके साथ ही जो मैंने कावा बना के रखा हुआ है वो ऐड कर देंगे। तो ये हमारी रूह अफ़ज़ा आइस टी अफ्तारी में बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगेगी। तो ये आज की छोटी सी क्विक सी रेसिपी थी रूह अफ़ज़ा आइस टी की, और आप ज़रूर ट्राई करें और देखते रहें पैगाम रमज़ान। जी सर। ख़वातीन हज़रात, एक दफ़ा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं पैगाम रमज़ान में। हमारे साथ इस वक्त मुफ्ती अरशदुल कादरी साहब तशरीफ़ रखते हैं, जिनसे हमने सदक़े की अहमियत और सदक़े को एक आदत बनाना, इसलिए आदत बनाना कि ये अल्लाह के कहर और गुस्से को ठंडा करने के लिए सबसे मुजरब चीज़ है। जी मुफ्ती साहब फरमाइए कि क्या अहमियत होनी चाहिए और ज़िंदगी में कैसी एक आदत बनाना चाहिए सदका देने को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर साहब, सबसे पहले तो आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे याद किया, आपके आने का शुक्रिया। और मैं चला आया। तो नबीहा बेटी, आपको भी शुक्रिया कि आप भी प्रोग्राम में शामिल हैं। कई बार पहले भी मुलाकात और ज़ियारत हो चुकी। असल में बात यह है उमर साहब कि हम हैं मुसलमान, और मुसलमान उसे कहते हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के सामने अपनी गर्दन को खम करते हैं, तस्लीम कर लें। बेशक तो हम तस्लीम करते हैं उसके अहकामात। अब बात होगी सदक़ा पर। तो इस्लाम जो है वो सारी इंसानियत का खैर ख़्वाह है, बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल मज़हब व मिल्लत। जो इंसान है ना इब्ने आदम, इस्लाम उसका खैर ख़्वाह है। वो ये नहीं कहता कि एक आदमी को तकलीफ़ है, कोई दर्द हो रहा है, या बेचारे का कोई अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया, कोई तकलीफ़ पहुंची, तो उससे पहले पूछो जाके, हाँ भाई तू मुसलमान है, फिर मैं तेरी मदद करता हूँ। नो 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 नो, इस्लाम ने कहा नहीं, पहले उसको दवाई दो, उसको दबाओ, हौसला अफजाई करो कि भाई कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, आप बिल्कुल ना घबराएं, आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये इस्लाम ने अपने मानने वालों को ये दर्श दिया कि इंसान को बहैसियत इंसान देखना है और अल्लाह के बंदे की हैसियत से देखना है, और इस हैसियत में उसके साथ सलूक भी करना है। अब इस्लाम इज़ द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, इट इज़ द फैक्ट। मैंने इस पर पूरी ज़िंदगी में कई बार बात की है और आज भी कर रहा हूँ। इस्लाम ने जो हुकूक हज़रत इंसान को अता किए हैं वो किसी दूसरे मज़हब व मिल्लत ने अता नहीं किए। हम खुश हैं, हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि हमें अल्लाह ने मुसलमान बनाया, और मुसलमान उसे कहते हैं कि जो लोगों के काम आने का सलीका जानता हो। और अब कि बात कौन करे, तो
डॉक्टर साहब, उमर भाई, बात वो करे जो असल फ़रा का माहिर हो। जो असल फ़रा का माहिर ना हो वो बात करते हैं लोग, मैं मना नहीं करता किसी को, लेकिन बात वो करे जो असल फ़रा का माहिर हो। नतीजा उसका ये होगा कि जब वो बात करेगा तो उसकी बात कान के पर्दे तक नहीं रहेगी, बल्कि कान के पर्दे को चीर कर दिल की अथाह गहराइयों तक पहुंच जाएगी। इस्लाम ने कहा सदका करो, इस पर नसूस मौजूद है, कुरान मजीद की आयात मौजूद है। सदका का मतलब क्या है? फ़कीर ने 40 साल पूरा कुतुबीनी की है और आज सदका का मतलब और माना ये कर रहा हूँ, खूबसूरत तोहफा। खूबसूरत तोहफा, खूबसूरत तोहफा, सदका कहते हैं खूबसूरत तोहफे को। ज़ाहिर बात है कि जब किसी को कोई चीज़ पेश की जाती है तो अगर बंदा पेश करने वाला आदाब का माहिर हो तो उसे लपेटता है, ज़ाहिर गुलदस्ता बनाता है, उसको खूबसूरत करता है, ताकि एक नज़र जो पड़े ना देखने वाले की, तो पहले तो उसका हुस्न उसको अपनी जानिब माइल करे, और जब वो अपनी जानिब माइल करे तो फिर उसके अंदर जो है उसको जब हल्का सा खोले तो उसके दिल की अथाह गहराइयों तक पहुंच जाए। वह वाह वाह, तूने कैसी मेरी खिदमत की है कि मेरा दिल और दिमाग सब ठंडा कर दिया है। सर इसमें ये भी हम जानना चाहेंगे कि जो सदके की, इसका आपने जो इतना खूबसूरत मतलब बताया, मैं इस मतलब से पहले वाकिफ नहीं थी, लेकिन इसकी जो ताकत है देने वाले के लिए, मैं चाहूँगी कि उस पर भी बात लाजमी। बेटे बहुत अच्छा, हम इस पे बात करते हैं। सदका जो देने वाला जो है उसके लिए सदका ताकत कैसी बनता है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार हो गए और बीमारी ने तूल पकड़ा, हत्ता कि आपने वसाया लिखवा दी, अपनी वसीयतें लिखवा दी। जब वसीयतें लिखवा दी तो फिर उसके बाद कुछ ही वक्फे के बाद उनकी तबीयत बहाल हो गई। तो उनसे पूछा गया कि तबीयत इतनी ख़राब हुई कि आप नाउमीद हो गए और आपने वसीयतें लिखवा दी, ये क्या हुआ? कहने लगे बात दरअसल ये है, तुम्हें राज की बात बताऊं, इस साल सदक़ात कम किए थे, उसकी वजह से मुझ पर बीमारी आई। बेशक, और बीमारी ने तूल खींचा, तो मैंने तौबा की और मैंने अल्लाह से रुजू किया और मैंने सदक़ात करने का अल्लाह से अहद किया है, तो अल्लाह ने मुझे सेहत अता फरमा दी। मुफ्ती साहब, उन जैसा गनी और सखी और उनके सदक़ात कितने होंगे और क्या कमी आई होगी, तो हम जैसे गुनाहगार तो वाकई। मैं मौलाना आपकी एक बात मैंने जो सुनी है और मैं हम इससे सब मुत्तफ़िक हैं कि ये मज़हब इंसानियत है। मेरे सरकार रहमतुल आलमीन है, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है। हजूर वाला जो इस वक्त पूरे आलम का तनाजुर आप देखें तो इस्लामोफोबिया एक बीमारी की तरह फैला हुआ है। और सर मैं बड़ी यकीन कीजिए कि बड़ी एहतियात से बात कहना चाहता हूँ, बद एहतियाती भी होगी तो कोई ऐसी बात नहीं। यकीन कीजिए हुर्मत रसूल पे हम तो अपनी तबाही करते हैं, अपनी जाने निसार करते हैं, उम्मत मुसलमान को कुछ नहीं होता। सर पाकिस्तान के अलावा एक मुस्लिम मुल्क बता दीजिए तमाम तर ताकत और दौलत के साथ कि उन्होंने हमारे आवाज़ में आवाज़ मिलाई हो कि हाँ फ्रांस की बातों का बाइकआउट कीजिए या कोई एहतजाज कीजिए। इसके बारे में करते हैं सर एक छोटी सी ब्रेक, आप भी ज़रा जवाब सोच के रखिए, मेरी मायूसी को कम कीजिए, ख़वातीन हज़रात हमारे साथ रहिए। अच्छी अच्छी बातें तो हम बहुत करते हैं, फ़लाँ मुल्क का वली अहद एयरपोर्ट पे आ गया, एयरपोर्ट पे अगर आया है ना तो उसके पीछे कोई और वजह है, हमारी मोहब्बत नहीं। अरे फ़कीरों से कोई कितनी मोहब्बत करेगा, हाँ अपने दोस्तों के फ़ायदे के लिए बहुत कुछ होगा। मेरे थोड़े को कम जाने और शुक्र है कि वफाकी सेंसर बोर्ड की मेंबर नबिया इजाज़ ने इससे मेरा हाथ नहीं पकड़ा। कोई बात नहीं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। उनकी चौखट पे जबी जिसने झुकाई होगी उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई चौखट पे चांद टुकड़े हुआ उंगली के एक इशारे
होगा क्या वक्त कि जब उंगली उठाई होगी उनकी चौखट पे दिल तड़प जाएगा सीने में तेरा तेरी जिस वक्त मदीने से जुदाई होगी तेरी जिस वक्त तुझसे कुछ भी तुझसे कुछ भी ना नकीरों ने ज़हूरी पूछा कब्र में नाते नबी तूने बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और नात पढ़ते हुए मगलूब होना तो मेरे ख्याल में और रिक्कत तारी होना तो एक इनाम है जो हर एक को हासिल नहीं होता। बिल्कुल। मैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल आपके सामने रखा था जो उम्मत मुसलमान की इस वक्त बेहिसी से मुताल्लिक था। आपने फरमाया था कि आप जवाब से हमें। जी डॉक्टर उमर साहब, मैं हाजिर हूँ। बात यह है कि मुताला मैंने की है और सारा तनाज़ुर दुनिया का मेरे सामने ही है और मैं भी उसे इन आँखों से देखता रहता हूँ। जी हाँ। बात यह है कि अब किसी को अगर बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हमने ना एक मोटा सा डंडा पकड़ा हुआ है। पूछा किसी दना ने, तो आपने डंडा क्यों पकड़ा है? जी तुहानू नहीं पता, मैं सारी कौम को सीधा कर देना। अब बंदा पूछे कि तूने अपने आप को सीधा कर लिया है? अगर तो अपने आप को सीधा कर लिया है, सारे पेचोताब निकल गए हैं, तो कुछ हद तक गुंजाइश है, डरा धमका कर ले सीधा। और अपने अंदर 100 बल पड़े हुए हैं, उन पर नज़र ही नहीं जाती और दूसरों के एक एक हिस्से पे बल नज़र आ रहे हैं। खुदा के लिए डंडा अगर पकड़ना है तो पहले अपने नफ्स को सीधा कीजिए। अपना नफ्स सीधा हो जाए फिर इंशाअल्लाह सारी खैर हो जाएगी। अभी क़यामत नहीं आती, क़यामत से पहले इंसान तो बनिए ना, मुसलमान बनिए और वो मुसलमान बनिए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाकर गए थे। तो इस्लाम को जिस अंदाज में पेश किया गया, सारी सदियाँ मेरे सामने हैं। जहाँ जहाँ हमने खुद अपनी सोच से फैसले किए कि जी मैं ये कहता हूँ ऐसे हो, भाई यहाँ मैं नहीं होती, यहाँ होता यह है कि अल्लाह का हुक्म क्या है और अल्लाह के रसूल का हुक्म क्या है। अगर आप उसके ताबे हो जाते हैं तो अपने आप को ठीक करते हैं। अगर आप अपना आप ठीक कर लेते हैं तो सारा माशरा ठीक हो जाएगा। जब हम अपना आप ही ठीक नहीं करते तो दूसरों के बारे में हमें हक क्या है कि फ़लाँ को उसे कह रहे हैं तेरी कमीज़ ख़राब है, तेरी शलवार ख़राब है। ये खराबियाँ लोगों की ना पकड़िए, बल्कि अपने अपने दब्बों को मिटाइए, अपनी अपनी गलतियों का इजाला कीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मत को अभी भी सुख के सांस आ सकते हैं। तो ये तसव्वुर लोगों में जा रहा है जो कि मुसलमान तो, अब यहाँ डैश डैश लगा के मैं छोड़ रहा हूँ, बातें ऐसी हैं
जो बड़ा बुज़दिल हूँ ना, कह नहीं सकता। बस अपना आप ठीक कर लीजिए, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इस उम्मत को अभी वक्त देगा और खैर का वक्त देगा, खैर का वक्त देगा। अब देखें रमज़ान है, तो मैंने एक दिन इस पर गौर किया रमज़ान पर। सर वो हमारी एक ब्रेक बिल्कुल करीब आ गई है क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर होता है। मैं मुफ्ती साहब के आने का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुफ्ती साहब, सिर्फ टेलीविज़न की एक मजबूरी है जो मैं आपको बताऊँ, वो है इख्तसार। इतना थोड़ा वक्त होता है कि हमें बहुत जल्द टू द पॉइंट आना पड़ता है और बात कह के निकलना पड़ता है। मैं आपको पहले मुलाकात नहीं हुई, वरना मैं आपके सामने माज़रत पहले पेश करता कि हम एक घड़ी के ताबे हैं इस वक्त, और आपको पता है कि इश्तिहारों के दरमियान अगर कहीं हमें वक्त मिल जाए तो हम थोड़ी सी बात अपने मज़हब की कर लेते हैं।